तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 8 के जो सोशल साइंस का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को। ठीक है, कल जो आपको सभी का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन जो क्वेश्चन आंसर मैंने बनाया है खुद से, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। सभी जो सोशल साइंस का तीनों किताब है उससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था? तो टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लोह कवच के को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी अब बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण वुड स्टील को बेहतर माना जाता था। अंत में भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है, इस कथन की व्याख्या करना आपको। तो मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानवीय अंगों का व्यापार, देह व्यापार या बाल श्रम आदि जैसे गैरकानूनी गतिविधियां शामिल होती हैं। इस तरह के अपराध में ज्यादातर बच्चे और औरतों की खरीद बिक्री की जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, खनिज क्या है? तो खनिज का अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा कि पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें खनिज कहते हैं। या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहा जाता है। खनिजों को पहचानने का तरीका कैसे है? तो फिजिकल फैक्ट्स के माध्यम से पहचान सकते हैं और केमिकल फैक्ट्स के माध्यम से। तो फिजिकल के माध्यम से देखें तो रंग, घनत्व और कठोरता के माध्यम से पहचानेंगे कि खनिज कौन सा है। और विलेयता, केमिकल का बात करें तो विलेयता, ठीक है, अगर मिलावट उसमें है तो पहचान कर सकते हैं। खनिज का प्रकार का बात करें तो खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, लोह खनिज और अलोह खनिज। तो सबसे पहले धात्विक खनिज देखते हैं। तो वे खनिज जिनमें धातु हो और वह कठोर हो तथा ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हो एवं उनमें चमक की विशेषता हो, धात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल लो अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज। और धात्विक खनिज के प्रकार क्या है? लोह खनिज और अलोह खनिज। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। फिर है क्वेश्चन, भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किए थे? तो नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था। जनवरी 1897 से बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है, जो हिंदू एवं मुसलमान दोनों के आर्थिक आस्था पर चोट थी। इसी कारण से भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुविधाएं क्या है? आंसर होगा कि देश के विकास के लिए उन लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं मुख्यतः जरूरी होती है, जैसे आधारभूत संरचनाएं, जैसे क्या क्या आता है, यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि ऐसी ही सुविधाएं, इन्हीं ही सार्वजनिक सुविधा या जन सुविधा कहा जाता है, जो सरकार के माध्यम से मिलती है। आगे क्वेश्चन है, 19वीं सदी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? आंसर होगा कि 19वीं शताब्दी में लोगों में आम धारणा यह बैठ गई कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगे तो वह घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देंगे। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से गुजरना पड़ेगा। लोगों की धारणा यह थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी, इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए घरों में ही उचित व्यवस्था की गई थी। आगे केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बना था। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र निर्धारित कर दी जाती थी। जैसे बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र 16 एवं 12 निर्धारित की थी। केशव चंद्र सेन ने इन प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी जो था उसमें क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया और उसमें लड़कियों और लड़के की उम्र को चेंज कर दिया। ऐसे लड़की का उम्र 18 साल किया और लड़के का 21 साल कर दिया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम में। तो ये केशव चंद्र विद्यासागर के जो थे वो सुधार थे। आगे क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? तो परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसी विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों को त्यागने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया है। इसी बात से नाराज होकर रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी। नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और वे पेरियार नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो जीवन के लिए पानी मतलब जल की बहुत ही आवश्यक होती है। स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दूषित पानी से दस्त, हैजा, पेचिश आदि संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग 1600 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए और फिल्टर युक्त पानी पीना चाहिए। जैसे केंट आर ओ जो प्रचार देखते हैं आप, उन सभी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि
जनसंख्या वितरण क्या है? तो जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप की बात करें तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उन्हें जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। भूपृष्ठ पर कैसा कैसा लोग फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। और विश्व के घने बसे देश की अगर बात करें तो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका। विरल बसे क्षेत्र का बात करें तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। आगे गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल वाले क्षेत्र और विषुवतीय रेखीय वन। ठीक है, इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट हैं उन सभी में विरल जनसंख्या रहेगा। और अगर बात करें तो नॉर्थ गोलार्ध में अधिक जनसंख्या है, देख सकते हैं आप इस फिगर में, और साउथ जो गोलार्ध है उसमें कम जनसंख्या है, क्योंकि ये जलीय गोलार्ध कहा जाता है और ये स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि विश्व के कुल जनसंख्या का 3/4 भाग एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, 3/4 भाग एशिया और अफ्रीका में। आगे विश्व के 60% लोग केवल 10 देश जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया और जापान में। बाकी सारे 90% जो है विश्व के साथ, बाकी 40% जो है वो बाकी अदर देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे सॉरी। तो ज्योतिबा फुले का अगर बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने लिखा था 1873 ईस्वी में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। इससे एक दशक पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यह पुस्तक उन्होंने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया था इस चीज़ में, थे गुलामगिरी किताब में। आगे है डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन चलाया और इसके माध्यम से उन्हें समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को उजागर करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी थी और उन्होंने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। इंग्लैंड से और भी सैनिक मंगवाए गए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। इस तरह 1857 के केंद्र को दबा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध क्यों थे? तो भारतीय कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध थे क्योंकि भारतीय कपड़े लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे काफ़ी ज़्यादा। फिर यूरोपीय बाजार में इसकी भारी मांग थी और काफ़ी सस्ता होता था ये। आगे जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ियाँ या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर नहीं बन पाते थे, जिसके कारण इतनी भारी मांगे थी इसका। आगे टिस्को की स्थापना क्यों हुआ? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दुर्रावजी टाटा ने भारत में एक आधुनिक लोहा एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए झारखंड के जमशेदपुर शहर में 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की और 1912 में यहाँ पर उत्पादन होने लगा। अब फैक्ट्री लगने के लाभ क्या क्या हुए? तो रेलवे विस्तार में मदद मिली। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिला इससे। पटरियों में इसका भारी मांग था और रेलगाड़ियों के पहिए भी इससे बनाए गए थे टिस्को में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया? औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि हुई और स्वतंत्र कारीगर कारखानों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। फलस्वरूप कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और बड़े बड़े कृषि फर्मों की स्थापना हुई और छोटे छोटे किसानों को रोजगार की तलाश के लिए शहरों की ओर जाना पड़ा था। आगे औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। तो ये देख सकते हैं आप पूरा जो सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और कल का एग्जाम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और कल एग्जाम में एकदम फोड़ कर आइए ताकि आपको फिर इंग्लिश का एग्जाम देने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।